Let's start the topic, that is algorithm, language of algorithms. The first topic is introduction to algorithm. ठीक है, एल्गोरिदम समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक, प्रोग्राम भी यही काम करता है। प्रोग्राम भी क्या करेगा? किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप क्या है, सॉल्व करता है। दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एल्गोरिदम जो होती है वो आप जो है किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एल्गोरिदम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम की बात करते हो तो प्रोग्राम आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते हो। ठीक, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो, जैसे जावा में लिख दिया, पाइथन में लिख दिया, एजेक्स एमवीसी में लिख दिया, सी में लिख दिया, C++ में लिख दिया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो द फर्स्ट स्टेप इज algorithm is step-by-step procedure for solving a computational problem is known as algorithm, and the program is also step-by-step procedure for solving a computational problem. ठीक है, the difference between algorithm and program is that कि algorithm can be written in design time. algorithm आप कहाँ लिखते हो? design time पे लिखते हो। design time का मतलब क्या होता है कि the one who is having a knowledge about domain, जिसको डोमेन के बारे में पता है कि क्या डोमेन है, उसको वो क्या करेगा कि वो एल्गोरिदम लिख सकता है। डोमेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि किसी भी काम को कैसे करना है, तो क्या हो जाएगा? आपको उसके बारे में नॉलेज है। जब आपको नॉलेज है तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाए यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको अपने बारे में पता है, तो अपने बारे में पता है मीन्स यू हैव अ नॉलेज ऑफ योर डोमेन। तो आप अपने बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके एल्गोरिदम लिख सकते हो। अगर आपको कहा जाए यू हैव टू राइट अ प्रेजेंटेशन, यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट योर फ्रेंड, तो यू नो योर फ्रेंड? नो, यू डोंट नो द डोमेन ऑफ योर फ्रेंड। आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड के 10th में कितने मार्क्स थे, आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड का 12th में कितना मार्क्स था, आपको नहीं पता है कि आपका फ्रेंड जो है स्पोर्ट्स में है कि म्यूजिक में है, तो यू डोंट नो ना। तो वन हु नो द नॉलेज ऑफ अबाउट डोमेन, तो वो क्या कर सकता है? वो एल्गोरिदम लिख सकता है। तो एल्गोरिदम के लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है, और डोमेन का नॉलेज जो होगा वही डिजाइन टाइम पे एल्गोरिदम लिख सकता है। प्रोग्राम के केस में क्या है कि प्रोग्राम आप हमेशा इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे लिखोगे। इम्प्लीमेंटेशन टाइम का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, प्रोग्राम हमेशा क्या होता है? रनिंग स्टेट पे। जब इम्प्लीमेंट करना होगा आपको, तब आप क्या लिखोगे? प्रोग्राम लिखोगे। एल्गोरिदम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब उसका वो इंग्लिश में लिख सकते हो, आप उसको मैथमेटिकल नोटेशन यूज करके लिख सकते हो, आप उसको हिंदी में लिख सकते हो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन जो आपका प्रोग्राम होता है उसके लिए प्रोग्रामर की जरूरत होती है। प्रोग्रामर ही एक प्रोग्राम लिख सकता है, तो क्या है कि उसके लिए क्या होनी चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी क्या हो सकती है? C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती होगी वही लिखेगा। तो क्या है, आपका प्रोग्राम कौन लिखता है? प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर को क्या आना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज the difference between algorithm and program is algorithm is hardware and operating system independent. वो कभी भी किसी हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन आपका जो प्रोग्राम होता है उसके लिए आपको डिपेंडेंसी चाहिए, हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी चाहिए, किस सॉफ्टवेयर में वो आपका जो है लैंग्वेज
लैंग्वेज चलेगी तो क्या है वो डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आपका एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम को जो है आप एनालाइज कर सकते हो, मतलब आफ्टर राइटिंग एन एल्गोरिदम आप क्या कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि एल्गोरिदम का क्या फ्लो है, आपने क्या लिखा है, आपने किस लैंग्वेज में लिखी है, आपने जो लिखा है वो उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये मिलना क्या है, एनालाइज करना है, मतलब आपने जो लिखा आप उसको पढ़ो, पढ़ के देखो क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज योर एल्गोरिदम। लेकिन प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम में आपने वंस यू राइट अ प्रोग्राम आपने उसको टेस्ट कर दिया, तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि एल्गोरिथम में हम दो तरीके की एनालिसिस कर सकते हैं, एक होती है प्रायोरी एनालिसिस, एक होती है पोस्ट प्रायोरी एनालिसिस। प्रायोरी एनालिसिस किसमें की जाती है, एल्गोरिथम्स में की जाती है, और पोस्ट प्रायोरी एनालिसिस आपकी प्रोग्राम में की जाती है। जब एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज हो गया, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो गया, और हम हमेशा एल्गोरिथम की क्या निकालते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम और स्पेस फंक्शन उसका कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम हमेशा लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, और हमेशा क्या होता है उसमें वॉच टाइम होता है और बाइट्स में काम होता है। जैसे कि बाइट्स का मतलब क्या हुआ, बिट, एक बिट का मतलब हुआ या तो 0 या तो 1। बाइट्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बिट्स को मिला के क्या बनता है, बाइट्स बनता है। तो वॉच टाइम और बाइट्स किस में इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रोग्राम के केस में किया जाता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिथम की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपसे ये किसी भी इंटरव्यू वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट? सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हुआ कि आप एल्गोरिथम में क्या इनपुट दे रहे हैं। आप इनपुट नहीं भी दे सकते हैं, तो हमेशा क्या याद रखना है आपको, या तो 0 इनपुट होगा या तो मोर इनपुट होगा। द इम्पोर्टेंट लाइन इज 0 और मोर इनपुट, मीन्स द एल्गोरिथम टेक्स सम इनपुट और इट मे नॉट टेक सम एनी इनपुट, या तो 0 या तो मोर इनपुट। ठीक, जब आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में एटलीस्ट 1 आउटपुट शुड बी देयर, एक आउटपुट होना जरूरी ही होता है, उसमें 0 का काम नहीं है। वहां पे क्या होगा, एटलीस्ट 1 आउटपुट शुड बी देयर इन केस ऑफ योर आउटपुट। इट मस्ट जनरेट सम रिजल्ट, चाहे वो रिजल्ट गलत ही क्यों ना हो, पर वो अगर आउटपुट का केस है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर ही जनरेट करेगा। नेक्स्ट इज डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है कि एवरी स्टेटमेंट शुड बी एन ambiguous and it should have a single and exact meaning। ठीक है, यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, आपका एग्जैक्ट मीनिंग रिप्रेजेंट करता हो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखना है जिससे मीनिंग नहीं पता चल रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने √-1 लिख दिया, √-1 का कोई वैल्यू है, दिस इज अननोन वैल्यू, तो यू कैन नॉट राइट √-1, आप नहीं लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप लिखो विच कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा नहीं लिखना है। आपको जो भी लिखना है इट कैन बी सॉल्व, उसको आप सॉल्व कर सको। एवरी स्टेटमेंट मस्ट गिव क्लियरली 1 मीनिंग। हर एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट इज फाइनाइटनेस। Finiteness is algorithm must terminate at some point। एल्गोरिथम हमेशा आपकी क्या है, किसी पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होगी। अगर एल्गोरिथम टर्मिनेट नहीं हो पा रही है तो वो एल्गोरिथम नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट एट सम पॉइंट। इट मे हैविंग 10 statements, it may having more than 10,000 statements, but have finite set of statements। The duration of algorithm must be finite। मतलब एक किसी पॉइंट पे जाके वो एल्गोरिथम आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी।
And the last characteristic of an algorithm is effectiveness. Effectiveness means one should not write unnecessary statements. आपको unnecessary statement नहीं लिखना है, आपको ऐसे statements लिखना है जो कि objective हो और it should do something, वो कुछ कर रहे हो एंड उनका कुछ पर्पस हो करने का, कोई प्रोसीजर में बता रहे हो कि ये प्रोसीजर क्या करेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जो आप लिखोगे वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट अननेसेसरी स्टेटमेंट। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका इफेक्टिवनेस होना चाहिए। आपकी एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, उसमें इनपुट होना चाहिए, उसमें आउटपुट होना चाहिए, उसमें डिफाइनाइटनेस होनी चाहिए, उसमें फाइनाइटनेस होनी चाहिए और एल्गोरिदम आपका इफेक्टिव होना चाहिए। These are the 5 characteristics of your algorithm. Next है कि आप एल्गोरिदम में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, आप एल्गोरिदम को लिखते कैसे हैं, एल्गोरिदम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एल्गोरिदम में मैंने क्या बताया, कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आप संस्कृत में लिखो, आप मैथमेटिकल नोटेशन में लिखो, आप हिंदी में लिखो, आप उसमें स्पेन में लिखो, आप फ्रेंच में लिखो, आप जर्मन में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन एल्गोरिदम, अभी जो हमने एल्गोरिदम ली है वो सी लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसका कोई भी लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर जो एल्गोरिदम लिखी है वो क्या है, एल्गोरिदम मैंने सी लैंग्वेज में लिखी है, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ कि दो वेरिएबल्स को स्वैप कर रही हूँ। ए और बी है, ए की वैल्यू को बी में डालना है और बी की वैल्यू को ए में डालना है। तो एक तरीका है, आप इस तरीके से भी एल्गोरिदम लिख सकते हो, ठीक है। आप एल्गोरिदम इस तरीके से भी लिख सकते हो, जहाँ पर एल्गोरिदम स्वैप ए कॉमा बी है, आपने एल्गोरिदम इस तरह से भी लिख दी। आप एल्गोरिदम को दूसरा मेथड है, आप बिगिन करिए और एंड कर दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर अभी सिर्फ मैं ये रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि कोई भी एल्गोरिदम को किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। आप एल्गोरिदम को इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने एल्गोरिदम को बिगिन और एंड से शुरू किया, एल्गोरिदम को बिगिन और एंड से शुरू करो, लेकिन जो आपके अल्फाबेट से देखिए पोलर और इज इक्वल टू से शुरू है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एल्गोरिदम आप किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो, उसका कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है। आप एल्गोरिदम को एरो मार्क देकर भी लिख सकते हो। वहां पे देखिए फोर्थ एल्गोरिदम हमने लिखी है, एल्गोरिदम स्वैप ए कॉमा बी बिगिन टेम्प, फिर एरो मार्क ए, मतलब ए की वैल्यू को आप किस में डाल रहे हो, टेम्प में, फिर बी की वैल्यू को किस में डाल रहे हो, ए में, टेम्प की वैल्यू को फिर बी में डाल रहे हो, तो क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो बिगिन और एंड से शुरू किया, तो ये भी दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड टू राइट एन एल्गोरिदम, ओके। There is no fixed syntax for writing an algorithm, ठीक, कोई भी फिक्स्ड सिंटैक्स नहीं है किसी भी एल्गोरिदम को लिखने का, गॉट इट। आप किसी भी भाषा में एल्गोरिदम लिख सकते हैं। Now coming to the next heading, that is criteria to analyze an algorithm. क्या क्या क्राइटेरिया पे हम एल्गोरिदम को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले है टाइम, स्पेस, डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क, पावर कंजम्पशन, सीपीयू रजिस्टर। सबसे पहले देखिए टाइम। टाइम पे हमेशा देखिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि जब आप कोई काम करें तो वो जल्दी से हो जाए, यही चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर को कोई भी काम बताऊं वो जल्दी से मुझे करके दे दे, तो उसके पीछे एल्गोरिदम लिखी होगी। एल्गोरिदम आप जैसे ही लगेगी वो फटाफट काम करके। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम स्पेस कितना लग रहा है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। मीन्स एल्गोरिदम क्या है आपकी, एट व्हाट टाइम एंड व्हाट वी गेट इट्स इन द टाइम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। मीन्स किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको क्या कहते हैं, टाइम। और हमेशा इसको हम किस में लिखते हैं, टाइम फंक्शन में। जब भी कोई आप एल्गोरिदम लिखते हो तो उसको हम एफ ऑफ एन लिखते हैं। तो एफ ऑफ एन का मतलब क्या है, टाइम फंक्शन। क्या कहा जाता है, टाइम फंक्शन। मीन्स एट दैट टाइम व्हाट वी गेट इज इन द टाइम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, उसको क्या कहा जाएगा, टाइम फंक्शन। दोबारा से आई एम गोइंग टू रिपीट दैट
किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या करते हैं, टाइम एनालाइज करते हैं, ठीक है। और उसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम फंक्शन में करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस का मतलब क्या हुआ, हाउ मच मेमोरी स्पेस और ऑफ एन एल्गोरिदम विल कंज्यूम। एक एल्गोरिदम कितना मेमोरी ले रहा है स्टोर करने के लिए, मतलब उसका स्पेस कितना है, वो कितनी जगह ले रहा है, उसको क्या कहते हैं, स्पेस। स्पेस को भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस फंक्शन में करते हैं। नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क। मतलब नॉट एवरी एप्लीकेशन इज ईदर इंटरनेट बेस्ड, वेब बेस्ड और क्लाउड बेस्ड। तो डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। आपका क्या है कि हर एक नेटवर्क का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को मुझे ट्रांसफर करना है। जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो किसी नेटवर्क के थ्रू करूंगी, वाया इंटरनेट करूंगी, वाया वायर के थ्रू करूंगी, वाया केबल के थ्रू करूंगी, वाया ब्लूटूथ के थ्रू कर दिया। इसी तरीके से क्या होगा कि आपका जो मैटर है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप ट्रांसफर करें तो आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, नेटवर्क की। तो जब नेटवर्क की जरूरत पड़ रही है तो हाउ मच डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है टू एनालाइज एन एल्गोरिथम। द नेक्स्ट वन इज पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन का क्या मतलब है, आज के समय पे क्या है, हमारे पास जितने भी सिस्टम है वो हैंडहेल्ड हो गए हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, मेरा जैसे मोबाइल है, हैंडहेल्ड है, तो क्या मैं हर वक्त चार्जर लेकर घूमती हूँ साथ में, नहीं, ठीक है। लैपटॉप है, लैपटॉप एक बार चार्ज हो गया फिर उसको चार्जर से हमने हटा दिया, लेकिन पावर कंजम्पशन का भी एक ड्यूरेशन है ना, ये 5 घंटे चलेगा, मोबाइल 10 घंटे चलेगा, किसी का 3 घंटे चलेगा, तो वो क्या है, पावर कंजम्पशन। तो एल्गोरिदम में पावर कंजम्पशन में की एनालिसिस करना भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया माना गया है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे लैपटॉप्स हैं, पाम टॉप्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, मतलब पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दीज हैंडहेल्ड डिवाइसेस। हाउ मच पावर इट इज कंज्यूमिंग, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। Now the next and the last one criteria for analyzing an algorithm is CPU register, ठीक है। CPU register का मतलब क्या होता है कि developing an algorithm for device drivers, a system level programming, you may also need to know how much CPU register is consuming, कितने CPU register consume कर रहे हैं। एक CPU में 2 रजिस्टर्स ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं, पहला होता है आपका रजिस्टर और दूसरा होता है आपका कैश। रजिस्टर में भी बहुत सारे रजिस्टर्स आते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, आपका जो है एक्यूमुलेटर हो गया, बहुत सारे रजिस्टर्स आर देयर। तो वो क्या है कि वो भी एक क्राइटेरिया होता है किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए। गॉट इट? तो इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द मोर क्राइटेरियाज यू नीड टू एनालाइज। अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वर्क इज, हम सिर्फ 2 क्राइटेरिया एनालाइज करते हैं, टाइम और स्पेस, ठीक है। 2 क्राइटेरिया एनालाइज करते हैं, टाइम और स्पेस। लेकिन एज पर प्रोजेक्ट, आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करेंगे, जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, तो हो सकता है कि आप डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क, पावर कंजम्पशन, CPU रजिस्टर, इसको भी क्या करोगे आप, एनालाइज करने के लिए जो है आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं, टाइम और स्पेस को एनालाइज कर रहे हैं। तो आई होप ये क्राइटेरियाज आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमें क्या करना है। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज, टाइम एंड स्पेस फंक्शन। ओके, टाइम का मतलब मैंने क्या बताया था, एक एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, ओके। एंड स्पेस बताया था कि वो एल्गोरिथम स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लेती है, स्टोरेज क्या है उसका, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एल्गोरिथम हमने लिखा, स्वैप कर रहे हैं एल्गोरिथम ए और बी को, ए की वैल्यू को टेम्प पे डाल दिया, बी की वैल्यू को ए में डाल दिया, टेम्प को फिर बी में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लूप नहीं है, यहाँ पर क्या है, हर स्टेटमेंट आपका क्या है, एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूट कर रहा है।
मीन्स एवरी स्टेटमेंट शुड एग्जीक्यूट इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। जहां पर भी असाइनमेंट लिखा हो, जहां पर भी इक्वल टू का साइन लगा हो, तो वहां क्या हो जाएगा, वो 1 यूनिट ऑफ टाइम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट है, तो ये तीनों स्टेटमेंट देखिए 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बना, f of n इज इक्वल टू 3। क्या बन गया, f of n इज इक्वल टू 3। तो f of n इज इक्वल टू 3 इज ओके। f of n इज इक्वल टू 30,000 हो जाएगा तो भी ओके है। f of n इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा तो भी ओके है। f of n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा तभी भी ओके है। जब भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कभी भी जब टाइम फंक्शन आप निकाल रहे हो, टाइम फंक्शन में अगर कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो हम उसको किससे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। याद रहेगा, वी हैव टू राइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। एक टाइम एनालिसिस क्या है, टाइम एनालिसिस है हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम इज टेकिंग टू एग्जीक्यूट। Every statement in an algorithm will take 1 unit of time. याद हो गया, हर एक स्टेटमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने में लगाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। जब हम स्पेस अच्छा थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से पहले ये भी समझ लो, देखो एक मैंने एल्गोरिथम लिखी हुई है जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा है x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय b। ओके, लिखा हुआ है इज इक्वल टू, अब ये एक स्टेटमेंट है तो ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। अब उसी स्टेटमेंट को जो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय b, अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय a। सेकेंड स्टेटमेंट लिख सकती हूँ z इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय b, फिर t और प्लस z करके उसको किस पे स्टोर कर दो, x पे। कर सकती हूँ, 3 स्टेटमेंट बन गए। 3 स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा फंक्शन, f ऑफ n इज इक्वल टू 3। ये भी तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका टाइम फंक्शन, ऑर्डर ऑफ 1। ये इसमें क्लियरिटी है। अब आते हैं स्पेस एनालिसिस। स्पेस एनालिसिस जब हम करते हैं तो स्पेस एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है उस एल्गोरिथम में, हमें उस एल्गोरिथम में वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। वेरिएबल्स में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, टेम्प है, a है और b है। ठीक है, हर एक वेरिएबल क्या करता है, 1 वर्ड लेता है। हर एक वेरिएबल क्या लेगा, 1 वर्ड। तो क्या होगा, टेम्प भी 1 वर्ड स्टोर करेगा, a भी 1 वर्ड स्टोर करेगा, b भी 1 वर्ड स्टोर करेगा। कितने वर्ड्स स्टोर करेगा, 3 वर्ड्स। ये 3 फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो गया, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ 1। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस स्वैप एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ 1। समझ गए सभी लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आपको क्या याद रखना है, every statement is taken as 1 unit of time. Every variable is taken as 1 word. Got it? Now the next method is frequency count method. Frequency count method हम किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं to find the complexity of an algorithm. Okay? हम क्या फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक, अब यहाँ देखो एक एल्गोरिथम हमने लिखी हुई है, एल्गोरिथम क्या है, सम है। एल्गोरिथम क्या है, सम है। हमें सम निकालना है किसी भी नंबर्स का। हमें बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ दैट नंबर। दिस इज द एल्गोरिथम। ठीक, आपको एल्गोरिथम गिवन होगी, एल्गोरिथम के लिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है।
अब इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है। एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। क्या कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। उस 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और एरे का मतलब क्या होता है? एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। उस डेटा स्ट्रक्चर में हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। अगर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर स्टोर करेंगे, अगर कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर स्टोर करेंगे। गॉट इट? ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एरे लिया ए। एरे क्या है? ए। और ए में हमने एलिमेंट्स स्टोर कर दिए 8, 3, 9, 7, 2। ठीक है। और इंडेक्स, एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब कितने एलिमेंट स्टोर है? 5 एलिमेंट स्टोर है। ठीक। अब क्या होगा? हम एल्गोरिदम चलाते हैं। एल्गोरिदम में सबसे पहले s की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब सम कुछ नहीं है। अभी सम क्या है? एम्प्टी है, ब्लैंक है, 0 है। ठीक। अब हमने फॉर लूप चलाया। जब हम फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। गॉट इट? ठीक। तो यहाँ पर देखिए i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब ये जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है? 5। तो i की वैल्यू 0 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? 5 तक। 5 पे वो क्या हो जाएगी? 5। i लेस देन 5 है तो लेस देन 5 पे 5 नहीं चलेगा, 4 तक चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? मेन आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, यहाँ दिस इज स्टेटमेंट। ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है। i इज इक्वल टू क्या है? 0। एक क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है तो ये क्या है? 1 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा। गॉट इट? यहाँ पर i प्लस प्लस है। i प्लस प्लस का मतलब है कि ये वैल्यू कहाँ तक चलेगी? 5 तक चलेगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? n तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? n। 0 पे चेक होगा, 1 पे चेक होगा, 2 पे चेक होगा, 3 पे चेक होगा, 4 पे चेक होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही कंडीशन i लेस देन 5, इसका मतलब लेस देन 5 का मतलब हुआ कि वो 5 पे चेक किया ना, उसने चेक किया, इसका मतलब है अब वो कंडीशन वहाँ क्या हो गई? फेल हो गई। तो ये कितना चलेगा? n प्लस 1। ठीक है। n प्लस 1 समझ गए? तो ये जो आपका ये जो फॉर लूप है ये कितनी बार चला? n प्लस। ठीक है। कितनी बार चला? n प्लस 1। और जो इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्टेटमेंट है, ये कितने टाइम्स चलेगा? n टाइम्स। क्योंकि यहाँ पर n प्लस 1 में कंडीशन फेल हो गई तो 5th बार ये अंदर आएगा ही नहीं, वहीं से टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो लूप के अंदर है वो कितने टाइम आपकी एग्जीक्यूट हुई? n टाइम्स एग्जीक्यूट हुई। गॉट इट? ठीक। और यहाँ पर रिटर्न s हो जाएगा। रिटर्न 1 क्या चलेगा? 1। ये समझ आ गया सभी को? अब आपको क्या करना है? अब आप इसको जो है एड ऑन कर लीजिए। आप जब एड ऑन करेंगे सभी स्टेटमेंट को तो ये क्या है? 1 यूनिट ऑफ टाइम चल रहा है। तो 1 प्लस ये कितना चला? n प्लस 1। ये कितना चला? प्लस n और प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी आई? 2n प्लस 3। 2n प्लस 3। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? f ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 3। ओके। गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? ठीक। ओके, डन। नाउ अगर मुझे इसी एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो, क्या निकालना हो मुझे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक बार और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 स्टेटमेंट चला, यहाँ पर ये कितना चलेगा? n प्लस 1। यहाँ पर कितना चलेगा? n। ठीक है। और ये आपका इस स्ट्रक्चर से बाहर है तो 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका टाइम फंक्शन कितना आया? इसका 2n प्लस 3 आया।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n। ठीक, अगर मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की फाइंड आउट करनी है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने क्या बताया था, यू हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा a है, फिर हमारा n है, s है, i है, ठीक है। और कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो नहीं, ठीक है। अब देखो a क्या है, एरे है, a एरे है, तो a तो हमारा n है, ठीक है। और ये सब 1 1 है, ठीक। अब ये इसको आप ऐड ऑन कर लीजिए, ऐड करेंगे तो स्पेस फंक्शन इज इक्वल टू n प्लस 3। तो स्पेस फंक्शन विल बी ऑर्डर ऑफ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट बोलो नो। चलिए एक और एल्गोरिथम चेक करते हैं। ये एल्गोरिथम क्या करी है, ऐड। क्या काम है इसका, ऐड करना। ऐड करने का मतलब क्या है कि जब हम दो एरे को ऐड कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऐड 2 एरेज। तो हमें 2 एरे लेना पड़ेगा। 2 एरे लिया है तो क्या करना पड़ेगा, 2 लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। एक लूप जब चलेगा तो आपके जो दूसरा एरे है उसे पूरे से ऐड होगा, ठीक है। फिर उसका सेकंड पार्ट चलेगा तो फिर दूसरे वाले एरे से ऐड होगा। तो क्या है यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप 2 एरे लोगे, एडिशन कर रहे हो नंबर्स का, तो 2 एरे आपको लेना पड़ेगा। और 2 एरे लेने का मतलब है 2 फॉर लूप चलेंगे। सामने आपके एल्गोरिथम लिखी हुई है, तो इस एल्गोरिथम को लिखने के लिए अब इसका अगर मुझे क्या निकालना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो फॉर लूप की जब मैंने बात करी थी तो फॉर लूप में ये कितना चलेगा, n+1। अब ये फॉर लूप के अंदर क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये n एग्जीक्यूट करेगा और ये भी n एग्जीक्यूट, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर यहाँ पर आते हैं इस जगह पे, तो फिर से ये क्या करेगा, n+1 एग्जीक्यूट करेगा और ये क्या करेगा, n एग्जीक्यूट करेगा। अब इस लूप के अंदर आते हैं, ये 1 तो चलना ही चलना है, ठीक। अब आप ऐड ऑन कर लीजिए। जब आप ऐड ऑन करेंगे तो f ऑफ n की वैल्यू आएगी n+1 प्लस n² प्लस n प्लस n²। द वैल्यू विल बी n+1 प्लस 2n² प्लस n। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n² प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। ये f ऑफ n आ गया। f ऑफ n आपका क्या है, 2n² प्लस 2n प्लस 1। क्या फायदा है, क्यों इतना बोल रहे हो भाई, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। इसकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई आपकी, ऑर्डर ऑफ n²। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमको निकालनी होगी, हमको क्या निकालना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो सारे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लो। पहला वेरिएबल क्या है, a, b, n, i, j, c, ठीक है। और कोई वेरिएबल है, a, n, n² होगा, और ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये n²। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3n² प्लस 3। s ऑफ n, s ऑफ n कितना हो गया, 3n² प्लस 3। द ऑर्डर ऑफ n²। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n²। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? एक एल्गोरिथम ये है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है a, b और n को, ठीक है।
करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? सबसे पहले देखिए फॉर लूप कितना चलेगा, n+1। n+1, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि नहीं? n n n, ठीक है। नाउ फॉर लूप चलेगा ये n+1, इस फॉर लूप के अंदर ये पूरा है, ठीक है। n, दिस इज n, ओके। अब यहाँ पर इसके अंदर आए तो 1 ही चलेगा, ठीक। अब ये फॉर लूप हमें फिर से मिल गया, फिर ये क्या चलेगा, n+1, और यहाँ पर अंदर क्या आएगा, n आ जाएगा, ठीक। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे f ऑफ n की वैल्यू कितनी आएगी, n+1 प्लस n² प्लस 1 n², ठीक है। फिर यहाँ पर n² हो जाएगा, ये हो जाएगी n³ प्लस n², दैट इज n, ठीक है। f ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी, कितने n है, 2n है प्लस n है, n² कितना है, 1 2 3, 3n², और ये 2n³। तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल क्या है, n³। सबसे बड़ी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, n³। तो इसका फंक्शन कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, n³। समझ गए? अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो, क्या निकालना हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या निकालना है आपको, स्पेस। तो सबसे पहले आप सारे पॉलिनोमियल्स लिख लीजिए, ठीक है। n² 1 1 1 1, हाईएस्ट पॉलिनोमियल क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बहुत आसान से आई, तो आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए, इसका i+20 है, i+20 तो डिवाइड हो जाएगा 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n/20, कितना जाएगा ये, n/20। ये कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, n/20। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, और इसकी भी ऑर्डर ऑफ। ये सब मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। दोबारा से आज क्या कर रही हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक।